आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराता हूं, उनका एक्सप्लेनेशन भी देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और जो उनके कोर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जो तैयारी करते हैं बच्चे, ठीक है, जो हो गया आपका डीएमआरसी हो गया, इसरो डीआरडीओ वगैरह हो गया, तो उसकी भी वहाँ पर फ्री जो है वो तैयारी कराई जाती है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो वो जाके वहाँ पर एक बार देख सकते हो, कोर्स हमारे देख सकते हो। वो सारे कोर्स जो हैं वो फ्री में कराए जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू कराए जाते हैं, तो वो सब फ्री में कराया जाता है। यहाँ पर मैं जो ये डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आपको आंसर बता दिया करूँगा, ठीक है। तो वहाँ जाकर डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आए तो, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। ये है मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है, और 22 जनवरी 2020 का ये जो पेपर है, ठीक है, और मॉर्निंग शिफ्ट का है पेपर है, शिफ्ट फर्स्ट का, ठीक है। और किसका है? इलेक्ट्रिकल का ये पेपर है, जेई का, ठीक है, जेई इलेक्ट्रिकल। अब कह रहा है विच, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो मतलब एक सर्किट से दूसरी सर्किट ले जाता है, मगर किसके जरिए ले जाता है? वो ले जाता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, और जो जाता है वो जाता है एसी करंट के थ्रू। जब एसी करंट के थ्रू जाता है, कोई भी चीज़ एसी की करंट के थ्रू जाएगी तो एसी में हमारा साइन वेव बनता है, ठीक है। एसी में हमारा साइन वेव बनता है, साइन वेव इस तरीके से बनता है, ठीक है। जब हमारा साइन वेव बनता है तो इसमें एक फ्रिक्वेंसी बनती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी किस पर्पज़ पे बनती है? क्योंकि जो हमारा एक साइकिल होती है, ठीक है, साइकिल अपॉन क्या होता है? सेकंड, ये हमारी क्या हो जाती है? हर्ट्ज में हो जाती है, जो कि हमारी फ्रिक्वेंसी आती है, ठीक है। इसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी को ट्रांसफ़र होता है वो फ्रिक्वेंसी के चेंज होने की वजह से होता है। जैसे ही फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा चेंज होगी उतना ज़्यादा तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस हैं या एनर्जी है वो वन सर्किट टू अनदर सर्किट जाएंगी। किसके वजह से जाएंगी? और जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उस वजह से वो वहाँ पर जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स वन कॉइल का, आपको मैं यहाँ बता दूँ, एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से इसमें बनेगा, और जैसे कि आपको पता है कि इसके बगल में एक दूसरी कॉइल रखी जाती है ट्रांसफार्मर में, जिससे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें मैग्नेटिक फोर्स निकला है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकला है, दूसरे में जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा दूसरी कॉइल में, और यहाँ पर ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसके वजह से होता है? जो फ्रिक्वेंसी हमारी चेंजेस होती हैं उसकी वजह से होता है। यहाँ पर ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्या द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस और रोटर आउटपुट लॉस, तो यहाँ पर आपका आंसर है S अपॉन 1-S, ये राइट आंसर है आपका, ठीक है। यहाँ पर विद रोटेटर आउटपुट के साथ यहाँ पर पूछा है। कह रहा है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर क्या होता है? ठीक है, डिमांड फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड ऑफ आउटपुट। कितनी आउटपुट मतलब कितनी डिमांड है, कितनी मैक्सिमम डिमांड, कितनी डिमांड चाहते हैं हम अपने जो भी हमारा मशीन लगी है उससे, और टोटल कनेक्टेड लोड और हमने उसमें कितना कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, अपॉन टोटल जो कनेक्टेड लोड है। कह रहे हैं इट, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है इट इज अ सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर मटेरियल विद नो अदर टाइप ऑफ एटम विद इन द क्रिस्टल। कह रहा है कि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल बताइए क्रिस्टल फॉर्म में जो मतलब किसी में भी मतलब किसी फॉर्म में ना हो। एक इंटेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल मैं बताता हूँ, दोनों मैं आपको इसमें समझाता हूँ, इंटेंसिक और एक्सटेंसिक। इंटेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात होती है तो ये एकदम शुद्ध मटेरियल होता है, शुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। शुद्ध कहने का मतलब ये है ये एक इंसुलेटर का काम करेगा जब तक इसमें इसका तापमान नहीं बढ़ाते, ठीक है। जैसे इसका तापमान बढ़ेगा इसके अंदर से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब इसके वैसे तो नहीं करेगा ये, ठीक है, जब तक ये इंटेंसिक है, जब तक ये शुद्ध है तब तक ये करंट फ्लो नहीं करेगा, एज ए इंसुलेटर काम करेगा, ठीक है। जैसे इसको एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बनाने से क्या होगा, इसमें कुछ जो हम जैसे कि बोरोन की या एल्युमिनियम की या ट्राईवैलेंट जो हमारे ट्राईवैलेंट जो होते हैं, ट्राईवैलेंट जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में, उसको ट्रीवैलेंट लिख देता हूँ, ठीक है।
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बोरोन ले लो या एल्युमिनियम ले लो, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर हम मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, ठीक है, इनको मिलाने पर जो हमारा जो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा, यानी कि अशुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा, वो बनेगा पी टाइप का, ठीक है। वैसे ही अगर हम पेंटावैलेंट जो पेंटावैलेंट है सेमीकंडक्टर, मतलब पेंटावैलेंट बोले तो जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो मटेरियल हम इसमें मिलाते हैं इंट्रिंसिक यानी कि शुद्ध जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो वहाँ पर जो जैसे कि आर्सेनिक हो गया हमारा, ठीक है, इस तरीके के सेमीकंडक्टर जब हम मिलाते हैं किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, यानी कि शुद्ध में, तो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है, ठीक है। ये 2 तरीके के सेमीकंडक्टर मटेरियल हमेशा यूज़ किए जाते हैं किसी भी पीएन डायोड आपने सुना होगा, एलईडी सुना होगा, ठीक है, फोटो डायोड सुना होगा, ट्रांजिस्टर सुना होगा, उसमें पी टाइप एन टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं उनका प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए, और वो सारे जो क्या कहलाते हैं, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक खास ये होती है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ये एक एज अ इंसुलेटर काम करता है। जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लग जाता है। ये एक इसमें प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, कई बार ये भी पेपर में पूछा गया है, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी इसका आंसर जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ बैटरी मास इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन करते हैं उनको, स्पेसिफिक जो उसकी एनर्जी होती है उससे हम डिफाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। जो मास ऑफ बैटरी का मास इज डिफाइन किया जाता है किससे, स्पेसिफिक उसकी एनर्जी से। कह रहा है ए डैश इन एन एनपीएन और पीएनपी सैंडविच ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो बीजेटी होता है, बीजेटी की फुल फॉर्म होती है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं ये इसमें 2 तरीके के ट्रांजिस्टर बनते हैं, एक हमारे एनपीएन बनते हैं और एक पीएनपी बनते हैं, ठीक है। और एनपी और पीएनपीएन जो एनपीएन है और पीएनपी इनका मैं जो सिंबल होता है सबों को उसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो उसका मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ, ठीक है। जो भी मैं इसमें पढ़ाता हूँ, जो भी मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। और मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज एक अलग होती है, समझने वाली एक लैंग्वेज अलग होती है। बच्चों को समझने वाली लैंग्वेज थोड़ा इंटरेक्ट करे, ठीक है, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। बाकी देखते हैं इसको कैसे करता है। देखो, अगर इसका डायग्राम बन के आता है, कई बच्चे नहीं पहचान पाते, कंफ्यूज करते हैं उसके सिंबल के साथ, ठीक है, और कंफ्यूज करते हैं कि इसके अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, ठीक है। अगर आप मतलब आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आप इजीली समझ सकते हो, वरना मैं और इजीली तरीके से समझाने की कोशिश को मैं करता हूँ, ठीक है। अगर मैं देसी भाषा में अभी बाद में बताता हूँ, पहले ये बताते हूँ कि एन टाइप का मतलब आपको क्या समझ में आता है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो याद रखना है आपको, ठीक है। अब देसी भाषा में ये देखो आप कि इसके अंदर क्या आपको ज़्यादा दिख रहा है, क्या ज़्यादा दिख रहा है, हाँ, क्या एन ज़्यादा दिख रहा है। एन ज़्यादा दिख रहा है तो इसके अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी मतलब बहुत ज़्यादा जो होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि मेजॉरिटी जो इसके अंदर होगी कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे मेजॉरिटी में, ठीक है। अगर वही बात करूं मैं पी एन पी, तो यहाँ पर क्या आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको पी दिखाई दे रहा है, ठीक है, पी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होल्स होते हैं, ठीक है। और ये कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है, मैं ऐसे ही कोई चीज़ नहीं करा रहा, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना है। ये तो मैं करा ही रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अब रही बात इसके जो सिग्नल होता है, सिग्नल की मतलब सिंबल होता है, उसको कैसे पहचानते हैं।
अब मैं सिंबल बताने के लिए आपको एक तरीके से ये बता देता हूँ। एन को आपको याद रखना है यहाँ पर माइनस से नेगेटिव, यानी कि पी को आप याद रखना। एक सेकंड, यहाँ मैं यहाँ दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। यहाँ पे एन का मतलब आपको समझना है नेगेटिव और पी का मतलब समझना है पॉजिटिव, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी सब आसान है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई सा भी ट्रांजिस्टर बनाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। ये बीच में होता है, ठीक है, ये यहाँ हो गया। और जो बीच वाला होता है वो हमेशा बेस होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। और बाकी कोई सा भी एमीटर ले सकते हो और कलेक्टर ले सकते हो। इसको मान लेते हैं एमीटर और उसको मान लेते हैं कलेक्टर। एमीटर जो साइन होता है वो हमेशा एमीटर में होता है, ई में हमेशा साइन होता है, ठीक है। तो उसको लेकर के चलना है। अगर करंट में बता दूं तो कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो। एक सेकंड में बार बार यही लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं, पॉजिटिव टू करंट कहाँ फ्लो होता है, नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पी टू एन होता है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब पी टू एन होता है, मान लो ये पी है और ये एन है, ठीक है। तो करंट फ्लो किधर को होगा, आप बताइए, करंट फ्लो कहाँ को होगा। करंट फ्लो होगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ना, क्योंकि पी से एन की साइड करंट फ्लो होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इधर से इधर होगा ना। तो यहाँ पर ये तो हमारा एन हो गया, दूसरा कलर लेता हूँ, ये तो डार्क है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की तरफ होगा। और जो टर्मिनल ई का होगा वही कलेक्टर का हो जाएगा, यानी कि ये भी एन हो जाएगा। अब आपको सिंबल बस ये पहचानना है कि इसमें बीच में क्या है। बीच में अगर पॉजिटिव है या बीच में अगर नेगेटिव है तो करंट फ्लो कैसे होगा, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो सिंबल आएगा वो इस तरीके से आएगा, यानी कि इस तरीके से, क्योंकि ये तो हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा एमीटर हो जाएगा, ये हमारा कलेक्टर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एमीटर हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये एन हो गया, ठीक है। और ये पी हो गया इस कंडीशन में, ठीक है। और ये भी पी हो गया। अब किसकी साइड, इस साइड जाएगा, ठीक है। ये तरीके हैं याद करने के, सिंबल को पहचानने के तरीके मैंने बता दिए। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पे क्वेश्चन बनता है वो बता दिया, सिंबल पे क्वेश्चन बनता है वो बता दिया, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। चलते आगे, काफ़ी टाइम लग गया इसमें। 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, कह रहा कौन सा पार्ट नहीं है। एक कंट्रोलर विच इफेक्ट द एक्चुएटर, ठीक है, ये भी नहीं है। सेंसर फॉर द प्रोसेस ऑफ वेरिएबल्स, ये भी नहीं है। अ फ्लूइड टू बी कंट्रोल्ड, ये भी एक जो कि है, मतलब ये तीनों जो हैं, इन तीनों को याद रखना है आपको। ये तीनों ही कंट्रोलर के, जो कंट्रोलर सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोलर सिस्टम होता है, उसके ये जो हैं वो क्या कहते हैं, पार्ट हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही, ये तीनों आपको याद रखना है, ये तीन याद रखना है, इसको याद नहीं रखना, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर कोई भी कंट्रोलर पार्ट का, मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता। कह रहा 8वां क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द मोटर to align itself in the minimum reluctance position when the speed of the motor is close to the synchronized speed, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन विच, इसमें से कौन सी मोटर है जिसका टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है, किसके वजह से, टेंडेंसी ऑफ द मोटर, जो मोटर की जो अलाइनमेंट होती है उसकी वजह से क्या करता है, इटसेल्फ अपने आप को ही मिनिमम, कम से कम रिलक्टेंस पोजीशन पर लाता है। व्हेन, जब ये क्या करता है, जब इसकी स्पीड, जब इस मोटर की स्पीड क्या कर दी जाती है, सिंक्रोनाइज स्पीड के पास करके लेकर के आते हैं। तो कौन सी ये है, रिलक्टेंस मोटर है, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है। सिंक्रोनाइज मोटर वो होती है जिसमें हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर वो होती है जिसमें क्या कहते हैं, हमारी डीसी और एसी दोनों पर काम करती है। डीसी, यहाँ पर लिखता हूँ, डीसी और एसी दोनों पर काम करती है, ठीक है। कह रहा डैश इज द फ्लक्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए मैग्नेटिक सर्किट, कह रहा है, ठीक है। कह रहा है डैश कौन सा
ठीक है, या डैश इज द डैश है एक फ्लक्स प्रोड्यूसिंग, फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, अवेलेबिलिटी है उसके अंदर कि फ्लक्स को प्रोड्यूस कर सके, किसमें, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, कहाँ पर, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। तो वो कौन सा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है जो कि जो फ्लक्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होती है जिसमें, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर रखा जाता है और फिर इलेक्ट्रिक करंट जब मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जब होता है वो, तो कौन सा होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, जिस वजह से हमारा जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस यहाँ पर होता है। कह रहा है डैश कौन सा, या डैश आर द यूज डैश आर यूज इन कंट्रोलर सिस्टम टू अटेन द मैकेनिकल मशीन ऑफ द मोटर टू द लोड, ठीक है, जो हमारा गियर ट्रेन होता है वो यहाँ पर काम में लिया जाता है। कह रहा है एक सिंपल सीरीज जो आरएलसी सर्किट है वो डैश करस्पॉन्ड टू इन्फिनाइट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो है वो हमारा इन्फिनाइट है, यहाँ पर दिया हुआ है, जो रिलेक्टेंस है वो जीरो है, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, तो वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, ठीक है। आरएलसी सर्किट आपको पता होगा, ठीक है, इसमें आरएलसी सर्किट इसमें आपको पता होगा, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। और इसको एक्सएल जो हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एक्सएल से, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं, ठीक है, इस पे दो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं। और एक्स सी से हम क्या निकालते हैं, एक्स सी, ये सी है, ये कैपेसिटिव, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हैं, ठीक है, अरे लिखा नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला भी पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, एक सेकंड, डिजाइन सी बना दी ना मैंने, मिटा के दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। एक्सेल का मैं फॉर्मूला बताऊँ यहाँ पर, तो एक्सेल का फॉर्मूला होता है, अगर इसका हम निकालते हैं तो होता है 2 पाई एफ एल, और जब एक्स सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एल का सी का मतलब ये सी है हमारा, ठीक है, सी का मतलब हो गया फैराडे, जो इसकी यूनिट होगी फैराडे में होगी, ठीक है, और इसकी जो होगी वो किस में होगी, हेनरी में होगी, ठीक है। और जो पाई की यूनिट यहाँ पर लेकर के रखनी है, अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल वगैरह होता है तो 22/7 ले सकते हो, या तो ले सकते हो 3.14, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। चलते आगे, कह रहा कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 0 का 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 को यहाँ पर 0 लिख देंगे और बाकी को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर हो गया भाई 0, और यहाँ पर हासिल दिया 1, 16 और 1 17 हासिल दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया 14 और 1 15, यहाँ पर ये 0 था तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, यहाँ पर ये लगा देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा आ गया ये 1, अब 1 को अलग रख देंगे, ठीक है। अब इस पूरे को करेंगे, इसको 2 से करेंगे दोबारा, ठीक है, कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, सॉरी यहाँ पर भी 8 आएगा ये, ठीक है, गलती कर दी मैंने, यहाँ पर भी 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, ये 14 का 4 और 2 5 10 और 1 11, तो यहाँ पर फिर 1 आ गया, और यहाँ पर, ठीक है। अब ये बचे हुए को करेंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद की वैल्यू ले करके है ना, इसको कर देना, फिर 2 से करोगे, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 2 1 तो आ ही गया, ठीक है, 0 को छोड़ दिया जाता, पॉइंट की पहली वैल्यू छोड़ दी जाती है, इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं और आंसर आता जाता है, ठीक है। फिर जब लिखते हैं तो पॉइंट को अलग लिख देते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट वाली को, और बाकी 2 को अलग लिखते हैं। 1 1 आ गया, फिर और अब आप इसको करोगे तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा और यह आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आंसर आपको बता दूंगा। कह रहा 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, विच लो स्टेट, कौन सा लो है, द सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप सर्किट इज इक्वल टू, कौन सा भाई किरचॉफ का वोल्ट लो है, क्या कहता है किरचॉफ का वोल्ट लो,
सॉरी, किरचॉफ का वोल्ट लॉ कहता है कि द सम ऑफ वोल्टेज, जो भी सम होता है वोल्टेज का क्लोज लूप का, ठीक है, जो हमने शुरू में जो हमने लिया है वोल्टेज, और जो हमने एंड पे जो वोल्टेज आएगा उसको अगर हम मतलब जो भी हमारा खपत हुई है और जो हमारा क्लोज सर्किट में जो हमारा करंट वो वोल्टेज निकल करके आया, दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्लोज लूप में जब हम उसको जोड़ते हैं तो वो जो इक्वल आता है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, दोनों ही पेपर में पूछे गए हैं। कह रहा इन डैश द सस्पेक्टिबिलिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड दे हैव रिलेटिव स्मॉल सस्पेक्टिबिलिटी एट ऑल टेम्परेचर। ये आपको पता होना चाहिए। एंटी जो फेरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो सस्पेक्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाते हैं विद इंक्रीज टेम्परेचर। जब उसको जब देखो जो हमारे शुद्ध जो जिसको शुद्ध मैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है, वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, उनको क्या करते हैं जब हम हीट में लेकर के जाते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी खो देंगे, सिर्फ वो एक मेटल का टुकड़ा यानी कि एक मेटल ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कौन से होते हैं, वो एंटी फेरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। कह रहा है डैश अपोज नो फ्री चार्ज कैरियर एंड दस आर नॉन कंडक्टिव। कह रहा है नो फ्री चार्ज, उसके अंदर नो फ्री चार्ज कैरियर रहते हैं। कौन सा वो भाई, वो इंसुलेटर है। यहाँ पर ये बोल भी रखा है कि नॉन कंडक्टिव है वो। कह रहा है द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन कोसाइन, ठीक है, इस पे याद, इसको ध्यान में रखना कोसाइन को। ठीक है, यूजफुल पावर एंड द टोटल पावर इज, कितना होता है पावर, जो फैक्टर होता है पावर फैक्टर के बराबर होता है। कोसाइन बोला गया है। ठीक है, एक होता है साइन से, एक होता है कोसाइन से। कोसाइन में बोला गया था तो पावर और जो यूजफुल पावर होता है और टोटल पावर का अगर जब हम निकालते हैं तो पावर फैक्टर जो हमारा वो है निकल करके आता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डैश हैज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कौन सा मतलब क्या चीज़ है, कैसा मेटल, कौन सा मेटल है जो स्टोर कर सकता है पोटेंशियल एनर्जी को। जो हमारी स्प्रिंग होती है जब उसको हम खींचते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, क्या है, एक रजिस्टर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग एंड और डिक्रीमेंटिंग इट्स कंटेंट। ठीक है, डिक्रीमेंटिंग इट्स कंटेंट, यहाँ पर ये याद रखना है कि रजिस्टर कौन सा रजिस्टर है जो कैपेबल होता है इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंट अपने कंटेंट को करने के लिए। जो काउंटर रजिस्टर हमारा यूज में लिया जाता है वो क्या कर सकता है, वो इंक्रीमेंट भी कर सकता है और डिक्रीमेंट भी कर सकता है अपने कंटेंट को। कह रहा है व्हाट इज द मोटर लोड फैक्टर व्हेन अ मोटर इज 2 हॉर्स पावर की हमारी जो है मोटर है। ठीक है, ड्राइव कांस्टेंट चलती है, 15 हावर लोड है उसके ऊपर, व्हेन एवर इट इज ऑन, तो कितनी उसकी जो उसकी लोड फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, वो 75% यहाँ पर लोड फैक्टर हो जाएगा। अगर बात करते हैं 20वें क्वेश्चन है ये, फॉलोइंग टाइप कंट्रोलर सिस्टम यूज इज द कंसेप्ट ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम एज इट्स फॉरवर्ड पाथ बट हैज one or more feedback loop or path between its output and its input। कह रहा है कि फॉलोइंग टाइप मतलब कई तरीके के जो कंट्रोलर सिस्टम होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कौन से कंसेप्ट पे, वो कंसेप्ट पे जो ओपन लूप सिस्टम पर होता है। और किस तरीके से होता है, वो फॉरवर्ड पाथ पर होता है, लेकिन उसके पास होता है मतलब एक या उससे ज़्यादा फीडबैक लूप होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि फॉलोइंग टाइप बहुत सारे तरीके के हमारे पास जो कंट्रोलर सिस्टम होते हैं यूज़ किए जाते हैं, मगर जो कंसेप्ट है ओपन लूप सिस्टम का वो इस तरीके से है कि फॉरवर्ड जो पाथ होता है फॉरवर्ड पाथ की तरह है जो लूप सिस्टम है, मगर लेकिन क्या है इसमें एक से या ज़्यादा जो फीडबैक लूप पाए जाते हैं। ठीक है, उस पाथ में बिटवीन आउटपुट और इनपुट में। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो क्लोज लूप कंट्रोलर सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा जो फीडबैक लूप हमारे पाए जाते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ विड्थ इन द मैकेनिकल सिस्टम विच इज द एसेंशियल फॉर द रैपिड वर्किंग गियर ट्रांसमिशन इज नोन एज। ठीक है, जो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में, डिफरेंस किसके बीच में, टूथ स्पेस एंड टूथ विड्थ के, ठीक है, किसके अंदर, मैकेनिकल सिस्टम के अंदर
जो कि इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है रैपिड वर्किंग, जो जल्दी से जो वर्क करता है गियर, उसके लिए वर्किंग गियर ट्रांसमिशन के लिए उसको जाना जाता है किससे, बैकलैश से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। और ये है आपका न्यूमेरिकल, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, गर्मी हो गई बहुत। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर हैज द आर्मेचर प्लेज इन रोटेटर रोटर। ठीक है, आर्मेचर को प्लेस किया जाता है रोटर में, और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है परमानेंट मैग्नेट पोल से। फिक्स्ड परमानेंट पोल्स फिक्स्ड कर दिए जाते हैं, किस ड्यू टू किस कारण किए जाते हैं, द स्टार्टर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस करने की वजह से। तो वो जो हमारा जो मैग्नेटिक जो है वो क्या कराएगा, जो ये मोटर बन करके आएगी वो कौन सी होगी, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। कह रहा है फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर लाइज, क्या करता है। ठीक है, जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मटेरियल बताया था मैंने, एन टाइप को बताया था, पेंटावेलेंट होते हैं इसमें। ठीक है, पेंटावेलेंट यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है, आउटरमोस्ट जिसके इम्प्योरिटी मिलाई जाती है एक्सटेंसिव में। ठीक है, आर्सेनिक जैसे एग्जाम्पल है इसका। अब कह रहा, ठीक है, कह रहा है फर्मी एनर्जी लेवल पूछा गया है, तो इसमें जो क्लोज टू द कंडक्ट बैंड है, क्योंकि वो पास होता है जो हमारा कंडक्शन बैंड है एक्सटेंसिव एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मटेरियल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का यहाँ पर एडवांटेज पूछा है, तो एडवांटेज क्या है, द अल्टरनेटिव वोल्टेज कैन इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, क्योंकि अगर हम डीसी की बात करें तो उसे स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए बूस्टर की जरूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। ठीक है, और जो हमारा एसी है इसको हम इजीली ट्रांसफार्मर के जरिए जो स्टेप अप है और स्टेप डाउन इजीली कर सकते हैं। कह रहे द सिस्टम विच कंट्रोल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आर नोन एज, जो इलेक्ट्रिकल मशीन का मोशन को कंट्रोल कर सके उसको जाना जाता है किससे, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के नाम से। कह रहा है डैश आर दोज हुज फील्ड मैग्नेट आर एनर्जाइज्ड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट से कह रहा है वो बताइए, डैश बताइए कि वो है कि जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जाइज हो जाता है कहाँ से, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी से। जो इंडिपेंडेंट है मतलब अकेला है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हमारा डीसी करंट का, कौन सा है वो, सेपरेटली एग्जिस्ट जनरेटर जो है हमारा, यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, कह रहा है डैश फॉर डैश द आउटपुट सी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। क्या इम्पल्स रिस्पॉन्स है। यहाँ पर मैं जल्दी करा देता हूँ, काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। ठीक है, काफ़ी 90 क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। जो सॉल्यूशन है ना, डीपली सॉल्यूशन, वो मैं बाद में ही कराऊंगा। ठीक है, आप चैनल पर आ जाना, वहीं पर मैं करा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, मतलब पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। कह रहा था 3 फेज IM है। ठीक है, 6 पोल है, 5 हर्ट्ज इज अप्लाइड बाय द 3 फेज सोर्स, द रोटेटर रोड्स 800 RPM पे घूमता है। तो कैलकुलेट करनी है हमको इसकी स्लिप कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर इसका 0.2 आंसर रहने वाला है। कह रहा है डैश इज डिफाइंड एज मैक्सिमम करंट कैन फ्लो थ्रू द ब्रेकर फ्रॉम टाइम ऑफ एक्वायरिंग शॉर्ट सर्किट टू द टाइम ऑफ क्लियरिंग द शॉर्ट सर्किट विदाउट एनी परमानेंट डैमेज इन द सर्किट ब्रेकर। क्या होता है उस टाइम पे, जो हमारा जो शॉर्ट सर्किट है, ब्रेकिंग करंट जो है हमारा काम में लिया जाता है। कह रहा है रेडार ट्रैकिंग सिस्टम, जो रेडार ट्रैकिंग सिस्टम होता है, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम एंड मशीन टूल पोजीशन कंट्रोल आर एप्लीकेशन है किसका, एक पोजीशनल कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, कह रहा है डैश इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू शॉर्ट सर्किट आउटपुट टर्मिनल। कौन सा होता है, नॉर्थर्न करंट होता है, नॉर्थर्न करंट। ठीक है, ये एक लो है शायद। ठीक है, कह रहा है डैश ऑफ द मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ चेंज इन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट दैट एक्वायर व्हेन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड चेंजेस बाय गिवन अमाउंट। तो क्या होती है हमारी वो सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरमेंट होती है। कह रहा है इन ए स्प्लिट फेस मशीन की यहाँ पर बात हो रही है। कह रहा है द मेन वाइंडिंग हैज़ लो रेजिस्टेंस, जो मेन वाइंडिंग होती है उसका लो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन
हाई रेजिस्टेंस होता है वेन एवर, जब वो स्टार्ट करती है स्टार्टिंग जो उसकी वाइंडिंग होती है हैज़ ए डैश रेजिस्टेंस बट डैश रिएक्टेंस। जब उसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो हाई होता है लेकिन लो उसका रिएक्टेंस होता है, तब ये जो स्प्लिट फेस है द वाइंडिंग हैज़ लो रेजिस्टेंस होती है, तब होता है लो रेजिस्टेंस। ठीक है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर कॉमनली यूज टू कन्वर्ट एन एंगुलर पोजिशन ऑफ शाफ्ट into electrical signal and which produce an output voltage depending upon the angular position of the rotator। तो इनको इसका नाम है सॉरी इसको कहा जाता है, इसको जाना जाता है सिंक्रोसिस। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर टाइम। तो उसको क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कवरिंग एंड इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। वो क्या करता है, कवर भी करता है और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड भी करता है, और भी सुनिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है उसके अंदर टू द ऑल द इनर पार्ट, हर उसके जो इनर जितना भी इनर पार्ट होता है उसमें। ठीक है, ऑफ द इंडक्शन मोटर के अंदर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो स्टार्टर फ्रेम कहते हैं। एक डैश इज ए कंबाइंड यूनिट ऑफ एम्पियर मीटर, वोल्टमीटर एंड ओम मीटर। उसको क्या कहा जाता है, उसको मल्टीमीटर कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है एक मोटर ऑपरेशन है इफ एट एनी टाइम डैश द मोटर विल एक्सीलरेट। कब होगी एक्सीलरेट, ठीक है, ये जब होगी जब उसका जो बैक ईएमएफ है, बैक टॉर्क है या बैक ईएमएफ है वो कम होगा, और जो उसका और जो ईएमएफ है या टॉर्क है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क यहाँ पर आप ईएमएफ ना लेकर टॉर्क लिख सकते हो। ठीक है, टॉर्क दिया हुआ है यहाँ पर टॉर्क लिख सकते हो। कह रहा डैश इज द परफॉर्म्ड when the diode is forward based during the negative half cycle of the input in negative diode clipping circuit। तो उस टाइम क्या होता है, जो नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है वो होता है। नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब है जो हमारी वेव बनेगी ना वो इस तरीके से, यहाँ तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, और हाफ बोलिए, ठीक है, इस तरीके से यहाँ रुक जाएगी, फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ, इस तरीके से कुछ बनेगी। ठीक है, कह रहा है सर्वो मैकेनिज्म आर डैश वेयर द फीडबैक सिग्नल आर यूज टू कंट्रोल पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा फीडबैक सिग्नल को मतलब क्या नाम है उसका यहाँ पर नाम बताना है। ठीक है, सर्वो मैकेनिज्म आर कौन सा है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है वो। ठीक है, कौन सा सर्वो मैकेनिज्म है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्या करता है, ये क्या करता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को कंट्रोल पोजीशनिंग करता है उसके। ठीक है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ द प्लांटिंग वन मेटल ऑनटू ठीक है ऑनटू अनदर बाय हाइड्रोलाइसिस, मोस्ट कॉमनली फॉर डेकोरेटिव पर्पस और टू प्रिवेंट क्रोशन ऑफ द मेटल को जंग लगने से बताता है। ठीक है, प्लेटिंग करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने सुना होगा, एक आपने कोई मतलब प्लास्टिक का जाल लिया, ठीक है, आपने किया भी होगा। ठीक है, एक यहाँ पर रॉड डाली, एक यहाँ पर दूसरी रॉड डाली, यहाँ पर मान लो चिमटी लगी हुई है, यहाँ पर भी मान लो चिमटी लगी हुई है। आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है इस पे मतलब कोई भी यहाँ पर आपने मान लो कुछ भी ये करके, ये आपने मतलब आपका कुछ भी मतलब नेकलेस वगैरह है, ठीक है, जिस पर कलर चढ़ाना है, जिस पर सोना चढ़ाना है, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने गोल्ड की इसमें छड़ लगा दी एक, ठीक है, सोने की एक छड़ लगा दी इसमें क्लिप में। यहाँ आप प्लस पॉजिटिव करंट दे दोगे, किससे दोगे, बैटरी से दोगे। यहाँ इसे आप नेगेटिव दे दोगे बैटरी से, और यहाँ ये बैटरी लग जाएगी। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, और इसके अंदर सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, इसके अंदर ये सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम करता है। ठीक है, तो इस आप ये समझ कह रहा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ सर्किट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, कोई जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कंज्यूम करते रहते हैं टाइम के पीरियड में, तो उसको क्या कहते हैं, वाट हावर कहते हैं। ठीक है, वाट हावर। कह रहा है द फंक्शन ऑफ this element is to manipulate the signal presented to it, preserving the original nature of signal। क्या रहता फंक्शन, वो फंक्शन बताइए जिसमें
जो एलिमेंट है वो यूज़ किया जाता है मैनिपुलेट करने के लिए सिग्नल की जो प्रेजेंट होता है उस सिग्नल को, ठीक है, बचाने के लिए किसको, जो ओरिजिनल जो सिग्नल का जो ओरिजिनल नेचर है उसको बचाने के लिए। तो क्या किया जाता है उसमें, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस फंक्शन को कहा जाता है ये। कह रहा डैश कंसिस्ट ऑफ हाई परफॉर्मेंस पैरामैग्नेट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट मोटर ऑफन विद an integral techno generator and a copper type पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल इन डीसी मोटर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में डीसी जो सर्वो ड्राइव्स है वो यूज में ली जाती है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोटेक्शन डिवाइस दैट कैन मेक अ ब्रेक the circuit either manually or through remote control under normal operational condition। उस टाइम क्या जो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है उसको यूज़ में लिया जाता है। बेसिकली क्या कर देता है, अगर कोई भी लीकेज वगैरह होता है करंट का, ठीक है, या कोई फॉल्ट होता है तो उसको सर्किट को ब्रेक करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। और किसमें, ऑटोमेट, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमोट कंट्रोल हो या हो वो एदर हो या एदर मैनुअली हो, ठीक है। कह रहा डैश आर यूजली डिफिकल्ट टू ट्रीट मैथमेटिकली एंड देर आर नो जनरल मेथड अवेलेबल फॉर सॉल्विंग अ वाइड क्लास ऑफ दिस सिस्टम। कौन सा होता है, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको मैथमेटिकली भी, ठीक है, सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है और उसको जनरल मेथड उसका कोई है भी नहीं उसका, ठीक है। तो ये कौन सा नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम है। क्या इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, इट्स इंडिकेट चेंजेस इन द मेजर एंड विदाउट एनी डायनेमिक एरर। तो कौन सा होता है, फेडेलिटी कहा जाता है उसको। कब कहा जाता है कि जब वो डिफाइन करता है एक डिग्री मेजरमेंट सिस्टम को और इंडिकेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, मेजरमेंट का जो इंडिकेटर चेंज हो जाता है विदाउट एनी डायनेमिक एरर। कोई भी डायनेमिक मूल्य तो मतलब बदल के, बगैर बदलाव के जो एरर है वो दिए हुए, तो वो फेडेलिटी कहलाता है, ठीक है, उसको फेडेलिटी में। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ वोल्टेज। इसमें से कौन सी यूनिट ऑफ वोल्टेज है, वोल्टेज को वोल्ट से दर्शाते हैं मगर वोल्ट इसमें दिया नहीं गया, ठीक है। अब ये जूल दिया गया और कोलम दिया गया तो इसको ही हम राइट आंसर कर देंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड लीडिंग करेंट विच न्यूट्रलाइज, ठीक है, द लैगिंग इंडक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए लोड करंट, ब्रैकेट को छोड़ के 10 पावर फैक्टर ऑफ द लोड सर्किट इज इम्प्रूव। तो वो स्टैटिक कैपेसिटर होता है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो प्रोवाइड द फॉलोइंग प्रोवाइड द लीडिंग, जो करंट है वो लीड करता है विच न्यूट्रलाइज, ठीक है, और जो लैग करता है इंडक्टिव। मतलब कहने का मतलब है जो जो अपना कैपेसिटर जो कैपेसिटिव है वो क्या करता है, वो मतलब लीड करता है और लैग क्या करता है, इंडक्टिव करता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, स्टैटिक कैपेसिटर को यूज में लिया जाता है। कह रहा डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मेजर करने के लिए जैसी बात हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखना हो तो वोल्ट मीटर का यूज करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्टेज को ही कहा जाता है। कह रहा है इन इंटेंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश द नंबर ऑफ होल्स। कितने होते हैं, वो इक्वल होते हैं तभी उसके अंदर से करंट फ्लो जो है वो नहीं होता है। कह रहा है डैश कैन बी डिफाइंड एज ए अब नॉर्मल कनेक्शन, ठीक है। इसमें जब एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिला देते हैं तो एन टाइप से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, पी टाइप से क्या होता है, होल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी वजह से एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है, ठीक है। कह रहा है डैश कैन बी डिफाइंड एज ए अब नॉर्मल कनेक्शन ऑफ ए वेरी लो इम्पीडेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल वेदर मेड इंटेंसली और एक्सीडेंटली। कह रहा है कि अगर मान लो कि लो इम्पीडेंस हो जाता है दो पॉइंट का, अब वो हो तुम्हारे से इंटेंसली हो जाए या तो तुमने किया या एक्सीडेंटली हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहा जाएगा। कह रहा मिक्स नोड इज डिफाइंड एज, मिक्स नोड को क्या कहा जाता है, नोड विच हैज बोथ, जिसका इनकमिंग और आउटगोइंग जो ब्रांचेस होते हैं उनको कहते हैं मिक्स नोड मिक्स नोड कहा जाता है उनको, ठीक है। The function of dash is to facilitate collection of current from the armature conductor, ठीक है। इसका आपको पता ही होगा कि कम्यूटेटर कहते हैं। कह रहा इन्हें कैपेसिटर फिल्टर रिएक्टिफायर सर्किट, कह रहा कैपेसिटर फिल्टर रिएक्टिफायर सर्किट डैश द कैपेसिटेंस वैल्यू हायर विल बी द पावर फैक्टर। जब कैपेसिटर जो वैल्यू हायर होगी,
ठीक है। तो पावर फैक्टर उस कंडीशन में क्या होगा, एक सेकेंड, कह रहा पावर फैक्टर हाइयर हुआ है, हमारा पावर फैक्टर हाइयर हो जाए तो उस टाइम पे हमारी जो कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है। कैपेसिटेंस वैल्यू लोअर करनी पड़ेगी अगर हाइयर पावर फैक्टर चाहिए उसका, ठीक है, हाइयर पावर फैक्टर चाहिए। अगर लो पावर फैक्टर चाहिए तो जो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू उसको हाई कर दी जाएगी। यहाँ पर कह रहा है डैश मैश एनालाइज टू फाइंड द डिफरेंट मैश करंट बाय फाइंडिंग द हायर प्रोडक्ट इन ईच मैश। उसको केवीएल से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम जो है एम्प्लॉय मेश करते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर एंड हेडफोन आर यूज्ड, एसी जो ब्रिज होता है उससे, ठीक है। कह रहा है डैश इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर, नोट गेट है जो इन्वर्टर का काम करता है, और ये मैं अपनी क्लास में कई बार जो गेट है वो समझा चुका हूँ, ठीक है, तो वो एक बार वीडियो जा करके देख लेना आप। कह रहा है इन इंसुलेटर डैश इज रिक्वायर्ड फॉर द मेल्टिंग of metal, modeling of glass, enabling of copper, baking of insulator and welding etc. उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक, जब हीट करते हैं, इलेक्ट्रिक हीट कहाँ गया कर सकते, इलेक्ट्रिक हीट है, ठीक है। इंडस्ट्री में जब हम पिघलाते हैं किसी भी चीज़ को, मेटल को पिघलाते हैं या ग्लास को वगैरह को पिघलाते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंडक्शन के जरिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक हीट का प्रयोग किया जाता है। कह रहा हाई रेजिस्टेंस आर प्रोवाइड विद गार्ड टर्मिनल, द गार्ड टर्मिनल इज यूज टू, क्या करता है, बाईपास द लीकेज, जितना भी लीकेज करंट है उसको क्या कर देता है, बाईपास कर देता है। कौन करता है, हाई रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड होता है गार्ड टर्मिनल में, ठीक है। कह रहा डैश ऑफ द कंज्यूमर में बी एदर कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूमर में भी एदर कनेक्टेड, या तो वो कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन से और सब डिस्ट्रीब्यूशन से, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अरेंजमेंट एग्रीमेंट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द सर्विस मेन्स, ठीक है। कह रहा द पोल फेस शेप्ड टू फिट द कर्वेचर ऑफ द आर्मेचर आर नोन एज, उसको कहा जाता है पोल शू, ठीक है, पोल शू उसको कहा जाएगा। कह रहा control a system in which the output has no influence or effect on the control action of the input signal is called, क्या कहा जाता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर 64 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी हम पूरे ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 65 क्वेश्चन है ये। सम मेटल लॉस ऑल रेजिस्टिविटी एब्रिविटी एंड कंप्लीटली एट सम लो टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, दिस फिनोमिनन, उस फिनोमिनन को क्या कहता है, सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। ड्रेन करंट वर्सेस गेट सोर्स वोल्टेज, ठीक है, एन चैनल मॉसफेट का दिया गया है, तो उसमें क्या ग्राफ बनता है, उसमें आप इस तरीके का ग्राफ देख सकते हो। क्या द मोस्ट कन्वेंशनल मेथड ऑफ द जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर विद रेजोनेबली हाई एफिशिएंसी का क्या होता है, द मोस्ट कन्वेंशनल मेथड, कौन सा कन्वेंशनल मेथड यूज किया जाता है, थर्मल पावर का कन्वेंशनल मेथड यूज किया जाता है। अब पूछा 68 क्वेश्चन है यहाँ पर कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिटर्न इट टू द स्टेट बिफोर डिस्चार्ज इज डिफाइंड एज, उसको क्या कहते हैं, उसको एनर्जी एफिशिएंसी कहा जाता है, ठीक है। ये सब मैं डिटेल में अपने जो संक्षेप जिसे कहेंगे वो मैं चैनल पर बता दूंगा अगर आप कहोगे, ठीक है। बाकी ये मैं बस ऐसे ही बताते जा रहा हूँ आपको कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, ताकि आप रिवीजन कर सको एंड टाइम पे अगर आपका कोई पेपर हो तो, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, कौन सा एग्जाम्पल इसमें से सेकेंडरी जो इंस्ट्रूमेंट का वो नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो सही आंसर होता है उसे छोड़ देना होता है, बाकी के सारे आंसर आपको याद करने होते हैं, ठीक है। कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट विच यूज ए परमानेंट मैग्नेट फॉर क्रिएटिंग अ स्टेशनरी मैग्नेट फील्ड बिटवीन विच द कॉइल मूव्स इन नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, उसका PMMC इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी एक तरीके से कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक C टाइप का मैग्नेट ला करके रख देते हैं, ठीक है, और बीच में एक कॉइल होती है, यहाँ पर एक कॉइल होगी और यहाँ पर एक सुई होगी जो कि निडल होगी ना, जो मतलब रीडिंग वगैरह बताएगी।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज कंटिन्यूसली फेड इलेक्ट्रोड थ्रू अ वेल्डिंग गन एंड द ऑपरेटर नीड टू पुल अ ट्रिगर इन ऑर्डर टू फीड द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड थ्रू। किससे करते हैं भाई? वो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, जो गैस की वेल्डिंग होती है उसको कहा जाता है। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर अमंग द फॉलोइंग कैरियर 3 फेज वाइंडिंग एंड इज फील्ड इच एक सेकंड घूम गया दिमाग, एक सेकंड पानी पी लूँ फिर करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। कह रहे विच पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर अमोंग इनमें से, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग कैरियर आर 3 फेज वाइंडिंग एंड इज फेड फ्रॉम 3 फेज सप्लाई। तो वो कौन सा होता है? हमारा स्टार्टर होता है। ठीक है, 3 फेज से जब 3 फेज आया तो इसमें एक और बात याद रखने वाली है। ठीक है, जब भी स्टार वाइंडिंग की बात हो, ठीक है, स्टार वाइंडिंग की बात हो तो स्टार वाइंडिंग में हमारा एक न्यूट्रल निकलता है। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, बाकी ये सारे फेज हो गए। ठीक है, ठीक है, इसमें याद रखने वाली यही है कि इसमें न्यूट्रल निकलता है, किसमें? स्टार वाइंडिंग में। और डेल्टा वाइंडिंग में कोई भी तरीके का जो है वो हमारा एक सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से होता है। थोड़ा गलत बना दिया, यहाँ से यूं करके बनेगा, ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा और यहाँ से ये यूं जाएगा। इसमें तीनों फेज होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा जो लाइन करंट होता है, लाइन करंट होता है वो इक्वल होता है √3 फेज करंट का। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज होता है, मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जो वोल्टेज होता है इसके अंदर, वोल्टेज जो L होता है, वोल्टेज लाइन वोल्टेज इक्वल होता है फेज वोल्टेज के। ठीक है, यहाँ पर फेज वोल्टेज। और इसमें क्या होता है, इसमें बात आपको याद रखने वाली ये है कि इसमें जो वोल्टेज होता है लाइन वाला वो इक्वल होता है √3। ठीक है, वोल्टेज इक्वल मतलब इक्वल √3 इंटू और जो हमारा जो फेज वोल्टेज होता है उसके। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करूँ मैं करंट की, तो लाइन करंट इक्वल होता है फेज करंट के। ठीक है, तो ये है, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें एक न्यूट्रल होता है, इसमें नहीं होता। एक क्वेश्चन ये हो गया, बाकी ये बता दिया मैंने, इस पे एक क्वेश्चन बनता है और इस पे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। कह रहा है कंडक्शन ऑफ करंट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में इन एलिमेंट, ठीक है, विद द सेम मैग्नीट्यूड इज टर्म्ड एज, उसको क्या कहते हैं? बायलेटरल एलिमेंट कहा जाता है, उसको बायलेटरल एलिमेंट कहा जाता है। कह रहा है विच ऑफ द एक सेकेंड, ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ मेरिट ऑफ स्टैटिक रिले। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, मेरिट नहीं है कौन सा स्टैटिक रिले का। अब इसमें से इसको छोड़ के सारा याद कर लो। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है इसको याद करने की। 75 क्वेश्चन कह रहा फाइंड्स द वोल्टेज पोटेंशियल एट डिफरेंट नोड्स दैट प्रोवाइड अ कॉमन कनेक्शन फॉर 2 और मोर सर्किट कंपोनेंट इन ए सर्किट। ठीक है, तो कौन सा होता है? नोडल वोल्टेज एनालाइसिस उसको कहा जाता है। 76 है द डैश डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर टू प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज फॉर वेरिएबल लोड। तो उसमें क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। कह रहा 77 क्वेश्चन है, कह रहा डैश इज द मशीन दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको क्या कहा जाता है? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले उसको कहते हैं हम जनरेटर। ठीक है, 78 क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है डैश इज एन एनालिटिकल मेथड यूज टू चेंज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू अ सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सोर्स वोल्टेज। तो वो कौन सा होता है? थेवेनिन थ्योरम उसको कहा जाता है।
ठीक है। कह रहा है एक वोल्टेज उसका जो जिसका रेजिस्टेंस इतना है और व्हेन इट इज़ कनेक्ट कर दिया जाता है डीसी सर्किट से, इट्स पावर कंजप्शन, उसकी पावर कंजप्शन ये होती है, ठीक है। सपोज करते हैं कि दिस वोल्ट मीटर इज रिप्लेस बाय वोल्ट मीटर ऑफ 400, ठीक है। जो पहले हमारा वोल्ट मीटर ये था, अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया इतने से 400 ओम से। जो अब जो द पावर कंजप्शन है वो कितनी हो जाएगी ये बताइए, ठीक है। ये इसमें बताना है, ठीक है। मल्टीमीटर की जो आपका जो मल्टीमीटर के अंदर का वाटेज है उसको कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसको हम 200 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, वहाँ पर सिर्फ और जो बाकी डीप जो वैल्यू मतलब जो दोबारा दूसरी जो वो क्लास होगी वहाँ पर आपको संक्षेप में बताया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा के दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा समझाऊंगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2K इसको ओम लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको 4K ओम लिख सकता हूँ, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है कि V/I, एक ये हो गया, एक हो गया, ठीक है, एक हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। V क्या होता है, IR होता है, ठीक है। V की जगह IR लिख देंगे तो I² I स्क्वायर इंटू R, एक फार्मूला ये हो गया। और दूसरा फार्मूला मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको I की जगह अगर मैं V रख देता हूँ, ठीक है। I की जगह अगर मैं V रख देता हूँ, I की जगह अगर मैं ये अगर मैं इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है, तो V²/R हो गया। तो ये 3 तरीके के फॉर्मूले इसमें बन सकते हैं, ठीक है, पावर में। तो देख लेना आप। कह रहा इन डैश मटेरियल ईच एटम हैज़ अ रिलेटिवली लार्ज डाइपोल मूवमेंट कॉज्ड प्राइमरी बाय अनकम्प्रेस्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन मूवमेंट। तो उसमें क्या होता है, उसमें कौन सा मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो ईच एटम हैज़ अ रिलेटिव लार्ज डाइपोल मूवमेंट होता है जिसमें, ठीक है। कह रहा है ड्यू टू इट्स स्मूथ रोटर होने की वजह से द फॉलोइंग मोटर ऑपरेट करती है क्वाइटली, ठीक है, एंड डज नॉट सफ़र फ्रॉम मैग्नेटिक पल्सेशन कॉज्ड बाय, जो कि होती है शैलोट साइलेंट पोल से, दैट आर प्रेजेंट होती है जो कि रोटेटर और अदर मोटर के अंदर। तो उसको कहते हैं हेरिटेज लॉस, ठीक है, हेरिटेज मोटर कहा जाता है, ठीक है, सॉरी हेरिटेज मोटर कहा जाता है। ये एक ट्रांसफार्मर में हेरिटेज लॉस भी होता है, ठीक है। कह रहा फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे करते हो, ठीक है, देख लेना, याद कर लेना, जरूरी है। कह रहा 4% डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और नॉर्मल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन द डैश इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग शुड बी सेम। तो उस कंडीशन में क्या होता है, द करंट ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी का वाइंडिंग का होता है, वो सेम होता है। कब होता है, पर जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है और जो नॉर्मल या नॉर्मल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, उनकी वाइंडिंग जो होती है हमारी वो सेम हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन पे। कह द फॉलोइंग हैव अ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इसेंशियली इन ऑर्डर दैट द करंट ड्रॉ बाय द, ठीक है, इज स्मॉल एंड कॉन्सिक्वेंटली द पावर एब्जॉर्ब्ड इज स्मॉल। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा वोल्ट मीटर यूज में लिया जाता है। कह रहे द कैलकुलेट IE को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द ट्रांजिस्टर दैट हैज अल्फा DC इजकल टू 0.9, ठीक है। और उसका जो उसका करंट जो बेस का होता है, ये करंट एमीटर का दे रखा है, ये बेस का करंट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया एमीटर का करंट नहीं है, एमीटर का करंट निकालना है, बेस का करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 मिली एम्पियर का आंसर हो जाएगा। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन है वो अपने जो वहाँ पर वीडियो आएगी ना उसमें मैं डाल दूँगा। कह रहा है ए डैश ऑफ ए सिस्टम इज ए पिकोटोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय ईच कंपोनेंट एंड ऑफ फ्लो ऑफ सिग्नल। क्या कहते हैं उसको भाई, ब्लॉक डायग्राम जो बनाते हैं पूरा, ठीक है। कह रहा है इन विच मटेरियल अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ मैग्नेटिक मूवमेंट दैट अपोज द वेरी मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्चुअली कॉज इट। कौन सा होता है, डायमैग्नेटिक, क्या करता है वो, अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड का जो उसके मूवमेंट का होता है। कह रहा है एक गुड इंसुलेटर मटेरियल शुड नॉट
पास पॉसेस क्या नहीं कर सकता, वो नॉन यूनिफॉर्मली विस्कोसिटी नहीं होती उसकी, ठीक है। गर्मी हो गई काफ़ी, ठीक है। कह रहा है एक डैश इज अ डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन एंड कंडक्शन ऑफ द सिस्टम फॉर द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। उसमें क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये, और यहाँ पर लिख के देख लीजिए, या लाइटिंग अरेस्टर इज अ डिवाइस यूज टू इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टू प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, द इंसुलेशन को एंड कंडक्टर्स को ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग की डैमेज इफेक्ट को बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इंसुलेटिंग मटेरियल इंक्लूड कॉटन, सिल्क, पेपर, सेलुलोज, वुड एटसेट्रा। कौन सा था, क्लास वाई, ठीक है। बस हो गए भाई 90 क्वेश्चन, ठीक है। सारे 90 क्वेश्चन सभी के सभी मैंने करा दिए। अब इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए हो तो इसकी डिटेल्ड जो वीडियो वो मैं अपने जो हमारा चैनल है उसमें मैं डाल दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसमें कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, या इससे आपकी नॉलेज बढ़ी हो कुछ हद तक, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए देखनी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। वहाँ पर और भी कई तरीके के जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसरो, डीआरडीओ और डीएमआरसी जैसी मेट्रो संस्थाओं में जो पेपर निकलते हैं उनकी तैयारी कराई जाती है, कॉस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, ठीक है। बस यही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।